सर, आप कह रहे हैं कि लोग यहाँ पर बनते हैं, दूसरी पार्टियों में, दूसरी कंपनी में जाकर अपना मुकाम बनाते हैं, लेकिन आप लगातार से 14 साल यहीं पर बने हैं, यहीं पर हैं। वजह क्या है सर? क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। हर कोई जफरुल्लाह खान हो नहीं सकता। तो आप वफादारी का सबूत दे रहे हैं। 100%। तरक्की कहीं ना कहीं रुकी हुई है सर। ना 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 मेरे मुकद्दर कोई देवेगौड़ा नहीं लिख सकते जी कोई सिद्धरामैया, कोई राहुल गांधी या कोई नरेंद्र मोदी मेरे मुकद्दर नहीं लिख सकते। जी मेरी शुरुआत जब मंड्या से हुई, मंड्या से दुबई तक मैंने हुकूमत बनाई, तो उस वक्त ये लोग कहाँ थे? जी नहीं, मेरे मुकद्दर और मेरा रिस्क लिखने वाला ऊपर हो बैठे। रहे थे सिद्धरामैया इसी पार्टी में थे, आज दूसरी पार्टी में रहकर 2 बार सीएम बन गए हैं सर। अब जो बन गए उनसे मेरा कोई हसद जलन तो है जी। और रही बात खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी भी रिटायरमेंट लाइफ है, तो और क्या करूँ? मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे सर? एंटर करूँगा इंशाल्लाह। मेरा यही ख्याल आता है कि मैं इसमें आऊँ, एक दो मामले लड़के मैं उधर ख़त्म कर दूंगा तो मैं भी सीधा आके उतर जाऊँगा। और करना क्या, इबादत और या तो खिदमत, दो में से एक ही तो काम करना है। इंशाल्लाह दोनों साथ में करेंगे इबादत। तो आप अभी मेन स्ट्रीम में एंटर करेंगे, कैसा उसको हैंडल करेंगे? जैसा मैं पहले करता था, जी जैसा मैंने पहले किया था, वो भी एक सवाल का वक्त था जब मैंने एंट्री ली थी जेडीएस पार्टी में, तो फिर स्टैंड नहीं भी क्या पार्टी। आज भी कोई भी कहीं भी नहीं गया है, सब जैसे कि वैसे वहीं के वहीं है। इंशाल्लाह सब चले आएंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि सारे मुसलमान एक तरफ आखिर क़यामत तक तो हो ही नहीं सकते। जी। मुसलमानों के हालात को किस नजर से देखते हैं? क्या मुसलमान कर्नाटक में सुकून से है? जहाँ तक मैं समझ में, जो मुसलमानों में जो लालच में आए थे, आओ आओ आओ, ये भी लो वो भी लो, मैं भी फ्री तू भी फ्री। अब मुझे ये देख के इंतज़ार करना है कि ये लोग ने कितना पाया है और क्या क्या फ्री लाए हैं, वो सब वक्त बताएगा। वो एक मूवी में कुछ न्यूज़ में भी देखा था, वो सारे अफगानी प्लेन पे चढ़ के लटक के भी चले गए थे कहीं, पता नहीं वो लोग कहाँ गए। ऐसे कई लटक के तो कांग्रेस में भी चले गए, मुझे पता नहीं वो लीडर कहाँ चले गए, हवा में गए, बर्बाद हो गए कि पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह बेहतर जानता है उनके बारे में। वो वक्त बताएगा, जब मैं सवाल करूँगा, जब जवाब में जब आएगा वो वक्त बताएगा कि वो सारे जो लटक के गए थे वो कहाँ हैं और इस वक्त कहाँ बैठे हुए। अगर कुछ गलतियाँ किए रहे तो मैं कर्नाटका के हमारे हम कौम से ये गुजारिश करता हूँ कि सब्र करें, इंतज़ार करें, पूरी तरह उनको आजमा लें। लेकिन सुबह का भूला कर शाम को भी आता है। जो कांग्रेस को चला गया वो जेडीएस को आता है, तो उसको भूला नहीं करते। उसको वेलकम करने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, इंशाल्लाह वेलकम करूँगा। जो है ये बात आ रही है कि मुसलमानों ने जेडीएस पार्टी को धोखा दिया, क्या फिर से वापसी होने पर वही इज्जत बरकरार रहेगी, मुसलमानों की वही पोजीशन बरकरार रहेगी? ये जो आपने अल्फाज बोले, मुझे इस अल्फाज से सख्त नफरत है कि जेडीएस पार्टी को मुसलमान धोखा दिया, ये गलत बात है। इस बात का झगड़ा तो मैंने मेरे हाई कमांडर से भी कर लिया। अफलातुल खान मेरी पार्टी में, मैंने सबको निचोड़ के झिंझोड़ के छोड़ दिया ये अल्फाज के ऊपर। मैं कतई ये बार बात, तुमने कैसा बिहेव किया, ऐसा मेरे कौम में बिहेव किया पार्टी। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। कर्नाटक में जेडीएस पार्टी यानी कि जनता दल सेक्युलर के नाम से जो है 25 साल को मुकम्मल करते हुए आज कर्नाटका की हेड ऑफिस जेपी भवन में इस पार्टी का 25वें साल का यौम जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर जो है नेशनल प्रेसिडेंट एच.डी. देवेगौड़ा और यूनियन मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी और बहुत सारे नेशनल लीडर, खासकर जो है जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जफरुल्लाह खान यहाँ पर मौजूद है। खास इस मौके पर जो है दुबई का सफर करते हुए बेंगलुरु पहुंचे हैं इस खास प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ जफरुल्लाह खान साहब मौजूद है। आइए बात करते हैं कि 25 सालों से इस पार्टी ने इस स्टेट को क्या दिया है और इस पार्टी की क्या कुर्बानियां रही हैं, इस बारे में जानते हैं। जी सर, सबसे पहले बताइए, आज जो है 25 साल मुकम्मल हो चुके जेडीएस पार्टी को, तो इस पार्टी की कुर्बानियां क्या रही हैं इस स्टेट में? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सभी को नमस्कार।
देखिए 25 साल का इतिहास तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की आदत तो है, जी सर। क्योंकि मैं कुल मिला के कुछ 13-14 साल से इस पार्टी में हूँ। मैंने 14 साल से देखा इस पार्टी का, जब पिछला इतिहास देखा मैंने, तो मुझे लगा कि पार्टी एक फैक्ट्री है जी जहाँ से एक प्रोडक्शन तैयार होता है और ये एक्सपोर्ट होता है। जी जैसे कि हमारे यहाँ दो और कंपनीज हैं बड़े बड़े, एक कंपनी बीजेपी कंपनी जो इसका अभी आज हमारा अलायंस भी है, जी एक है पुरानी कंपनी उसको बोलते हैं कांग्रेस कंपनी। जी तो दोनों कंपनी में आज जो प्रोडक्ट्स है जी वो सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग जनता दल से हुई है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जी जो 25 साल से जो हमारी फैक्ट्री चल रही थी जी जेडीएस, तो सारा मटेरियल यही का प्रोडक्शन है जी और लेबलिंग वो लोग किए कांग्रेस वालों ने। जी जैसे कि आज के आपके चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी हो सकते हैं, जी वो भी यहीं से गए हैं। ऐसे बीजेपी में कई लीडर गए हुए हैं जिनके मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, जी वो लोग सब पैदा तो यहीं से हुए, यही तो दिए जेडीएस कर्नाटका स्टेट के लिए, जी जो आज हम लोग के देश को हमने एक असेट्स दिए हैं, जी। उसका सेलिब्रेशन आज हो रहा था, जिसको सिल्वर जुबली के तौर पे मनाया जाए। सर आप कह रहे हैं कि ये फैक्ट्री है, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बनता है, दूसरी कंपनी में इस्तेमाल होता है, लेबल वो लोग अपना लेबल वो लगाते लगा लेते हैं, और बस लेकिन चल- ये पार्टी में वो, ये फैक्ट्री में वो होल्ड क्यों नहीं है सर, जहाँ पर प्रोडक्ट बनता है वहीं का लेबल क्यों नहीं लगता सर? नहीं, वो क्या होता है, ये लोकल मेड है, जी तो लोकल मेड होने की वजह से यहाँ पे इस प्रोडक्ट की शायद इतनी मांग नहीं होती, जबकि उसको जब वो एक्सपोर्ट हो जाए तो उनकी मांग वहां पड़ जाती जी है। जैसे कि चाइना का माल यहाँ डिमांड से बिकता जी। है और चाइना में उसका कोई भाव नहीं होता, तो उसी तरीके से ये फैक्ट्री चल रही है, इंशाल्लाह ये आगे भी चलेगी। हाँ, आप जो अभी आपने बात की है कि यहाँ का माल यहाँ क्यों नहीं बिकेगा, वो वक्त भी आने वाले दिनों में आएगा। यहाँ जो बनेगा वो यहीं बिकेगा, यहीं बिकेगा, यहीं रहेगा। सर आप कह रहे हैं कि लोग यहाँ पर बनते हैं, दूसरी पार्टियों में, दूसरी कंपनी में जाकर अपना मुकाम बनाते हैं, लेकिन आप लगातार से 14 साल यहीं पर बने हैं, यहीं पर हैं, वजह क्या है सर? क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, जी हर कोई जफरुल्लाह खान हो नहीं सकता। जी। तो आप वफादारी का सबूत दे रहे हैं, 100%। तरक्की कहीं ना कहीं रुकी हुई है सर? ना 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 ना, मेरे मुकद्दर कोई देवे घोड़ा नहीं लिख सकते, जी कोई सिद्धरामैया, कोई राहुल गांधी या कोई नरेंद्र मोदी मेरे मुकद्दर नहीं लिख जी सकते। मेरी शुरुआत जब मंड्या से हुई, मंड्या से दुबई तक मैंने हुकूमत बनाई, तो उस वक्त ये लोग कहाँ थे? जी नहीं, मेरे मुकद्दर और मेरा रिस्क लिखने वाला ऊपर बैठा है। अगर मेरा लिखा है तो मैं खाऊंगा जरूर, जो कोई रोकेगा नहीं। हाँ, अगर नहीं लिखा है तो ना सही, मैं विथआउट पावर ही, मैं पावरफुल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है। वो कहते ना कि विथआउट कॉलेज फुल नॉलेज, जी। विथआउट पावर पावरफुल, जी। ये सब कुदरती देन जब मेरे पास है तो मुझे और की लालच भी ज्यादा नहीं। कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम पावर भी एक जरूरी है। आप बता रहे थे सिद्धरामैया इसी पार्टी में थे, आज दूसरी पार्टी में रहकर 2 बार सीएम बन गए हैं सर। अब जो बन गए उनसे मेरा कोई हसद जलन तो है ही नहीं। जी और रही बात मेरी बनने की, मेरी कई वजूहत थे। मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे बिजनेस को इफेक्ट होने का डर था। मैं कोई भी एक इलेक्शन करता, 60,000 कम से कम 70,000 वोट लेता, एमएलए बनता, फिर मैं 70,000 लोगों को धोखा देता, इतनी हिम्मत तो मेरे में नहीं थी। या तो मैं मेरी बीवी बच्चों का एक अच्छा बाप और एक अच्छा हस्बैंड बन सकता था, यानी तो मैं एक अवाम के लिए एक अच्छा लीडर बनता था। मेरे पास चॉइस थी, तो मैंने घर संभाला। मैंने सोचा कि पहले घर में चिराग, फिर बाद में मस्जिद में चिराग। अभी अल्लाह ने आपको एक मुकाम दिया है, एक अवाम आपसे उम्मीद भी रखी है, बहुत सारे जो है फैन फॉलोअर्स हैं, वेल विशर्स हैं। अगर अल्लाह चाहता है, अब मेरे बच्चे अपने राह पे खड़े हैं, वो लोग सब खुद मुख्तियार है, वो लोग अपने कारोबार कर रहे हैं, सब खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी रिटायरमेंट लाइफ है, तो और क्या करूँ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे सर? एंटर करूंगा इंशाल्लाह। मेरा यही ख्याल आता है कि मैं इसमें आऊँ, एक दो मामले लटके मैं उधर खत्म कर दूंगा तो मैं भी सीधा आके उतर जाऊंगा। तो और करना क्या, इबादत और या तो खिदमत, दो में से एक ही तो काम करना है मुझे। इंशाल्लाह दोनों साथ में करेंगे, इबादत और खिदमत। सर पार्टी का जिस तरह से अभी अब नजरिया देखेंगे, कहीं ना कहीं स्टेट में जो है इसका डाउन फॉल रहा है सर, तो आप अभी मेन स्ट्रीम में एंटर करेंगे, कैसा उसको हैंडल करेंगे? जैसा मैं पहले करता था, जी जैसा मैंने पहले किया था, वो भी एक सवाल का वक्त था जब मैंने एंट्री ली थी जेडीएस पार्टी में, तो फिर स्टैंड नहीं हुई क्या पार्टी? आज भी कोई भी कहीं भी नहीं गया है, सब जैसे के वैसे वहीं के वहीं है। इंशाल्लाह सब चले आएंगे। उन लोग को एक चेहरा चाहिए, एक उम्मीद चाहिए। अगर मैं उम्मीद देने लगूंगा, मैं बोलूंगा भाई आओ,
देखिए, समझदार इंसान को सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, जी। ये पुरानी कहावत है। सही है। इसी तरीके से हम कौम से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग भी एक ही जगह ना रहें, हर जगह रहें। क्यों एक ही जगह एक ही लेवल? क्या हमको किसी ने गुटी चटाई कि हम फलाने पार्टी के हैं बोल के? जो दूसरे लोग दावा करते हैं कि बोले मुसलमान एक तरफ है, क्यों एक तरफ है भाई? क्यों? चॉइस है तुम्हारे पास। मुसलमान कौन खुददार है? हाँ, अपनी खुददारी जिस दिखाओ। तरह से जेडीएस का बुलाऊंगा मैं इंशाल्लाह सभी को। जिस तरह से जेडीएस का अलायंस है बीजेपी के साथ, कहीं ना कहीं सारे मुसलमान जो है जेडीएस से अपना रुख मोड़कर कांग्रेस पार्टी में हुए हैं सर, तो इनका जहन आप कैसे बनाएंगे, फिर वापसी कैसे कराएंगे आप इस पार्टी में? देखिए, जहां तक फिरा फिरा के आप सिर्फ यही बात करेंगे वो कांग्रेस या बीजेपी या कांग्रेस या बीजेपी बोलेंगे, ठीक है। बीजेपी से हमारा आलेन है। देखिए, एक दीवार होती है, एक दीवार पे भले आप रंग कितने भी चढ़ा लो, लेकिन असल दीवार जो होती है वो सीमेंट की होती है। उसका सीमेंट का रंग वो जहाँ का वहीं रहेगा। हमारी पार्टी के साथ जो एस लगाया गया सेक्युलर है। श्रीमान देवेगौड़ा जी की मेंटेलिटी भी तो जब सेक्युलरिज्म में तो सेक्युलर ही है। तो उसमें से देखिए, एक पार्टी, एक संगठन, एक परिवार, एक घर, कुछ भी हो, जहाँ कहीं चार लोगों की गैदरिंग होती है तो चार में एक गंदा एक बुरा तो होता ही है। इसका मतलब है नहीं कि तुम पूरे चार को बोलोगे। अभी पार्टी में कौन गंदा बुरा है सर, जो आप चार की बात कर रहे हैं? यानी मैं बोल रहा हूँ समाज की बात कर रहा हूँ मैं। पार्टी भी तो समाज में ही है, तो समाज में भी तो रहते हैं। किस में गंदगी नहीं है, किस में बुराई नहीं। तो आप लोगों का काम ये नहीं कि सिर्फ बुराई को ढूंढो। ये देखो, सारी दीवार में देखो ये सफेद है, बस इतने से इत्मीनान रखो। उसके अंदर खरोच के जो एक दाग है उसको मत निकालो। नहीं, कहीं ना कहीं कर्नाटक के मुसलमानों के जहन में एक बात है कि जो बीजेपी है मुसलमानों की खुली दुश्मन है। फिलहाल जेडीएस का उसके साथ अलायंस है, उससे दूरी अख्तियार करना चाहिए मुसलमानों के हक में। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, मैं दावे से कह सकता हूं कि सारे मुसलमान एक तरफ आखिर क़यामत तक तो हो ही नहीं सकते जी। वो क़यामत का दिन होएगा, वो यौमुल हश्र होएगा, जो सब एक झंडे के नीचे आएंगे। वरना उस वक्त तक तो तकसीम होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, फिर तकसीम होते रहेंगे। ये तो मुसलमानी फितरत है, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? जो गए हुए हैं वो लोग इंशाल्लाह वापस आ भी जाएंगे। जी। तो आने वाले दिनों में बेंगलुरु में भी लोकल जो है जीबीए का इलेक्शन हो रहा है सर, तय पा रहा है। तो आप जो है इस इलेक्शन के जरिए से कैसा मुसलमानों को दावत देंगे कि भी वापस पार्टी में आए, ज्वाइन हुए, अपना एक मुकाम बनाए? वक्त जवाब देगा जी। मैं कोई पोजीशन कोई नहीं करता हूँ, वो वक्त ही जवाब देगा। तो मुझे कल का पता नहीं है जी। मैं आने वाले 100 साल का प्लान कैसे बता सकता? यानी कि वो कसम से इस तरह की पेशन गोइयां करना मगरूरी और फिरौन की फितरत कहलाता है। बेहतर है कि अल्लाह पे देख रहे तो बस आगे का इंशाअल्लाह बोल के मैं इस बात को टालना चाहता हूँ। फिलहाल कर्नाटक में मुसलमानों के हालात क्या हैं, कैसे देख सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत चल रही है, 3 साल कंप्लीट होने को आ रहे हैं, तकरीबन 2.5 साल के ऊपर हो गए। तो आप मुसलमानों के हालात को किस नजर से देखते हैं? क्या मुसलमान कर्नाटक में सुकून से है? जहां तक मैं समझ में, जो मुसलमानों में जो लालच में आए थे, आओ आओ आओ, ये भी लो वो भी लो, मैं भी फ्री तू भी फ्री। अब मुझे ये देख के इंतजार करना है कि ये लोग ने कितना पाया है और क्या क्या फ्री लाए हैं, वो सब वक्त बताएगा। तो मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, उन्होंने कहा था मैं ये बैन कर दूंगा, वो पलटा दूंगा और ये दे दूंगा वो दे दूंगा। मैं बैठ के बस इंतजार कर रहा हूँ कि इनके वादे आखिर होते क्या है। ये मत भूलो कि जित लोगों ने जो जो झूठे मेरी कौम से वादे किए, हर किसी को जवाब देना जरूर पड़ेगा, वरना उनके वादे उनकी कांग्रेस पार्टी को भारे पड़ेंगे। ये मेरा चैलेंज है, वो वक्त आने पे मैं बताऊं। जवाब कब देंगे सर? क्या उनका वक्त खत्म होने के बाद जवाब देंगे, या पावर रहने तक वो जवाब देंगे, या कुछ मसले हल करेंगे? पावर रहने तक जी। मैंने उनसे सवाल करूंगा भी और उनसे जवाब लूंगा भी। तो उनके पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो वो मेरी कौम की खिदमत करे, या नहीं तो वो शर्मिंदा हो जाए मेरे कौम के आगे। वो रास्ता मैं पैदा करूंगा जरूर। मेरा नाम तो जानते ही हो ना, जफरुल्लाह खान हूं। जी सर, आप क्या मानते हैं कि सारे मुसलमान एक तरफ जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, वो अलग अलग पार्टियों में होना चाहिए, या एक अलग खुद की पार्टी बनानी है? मैंने वो एक मूवी में कुछ न्यूज में भी देखा था, वो सारे अफगानी प्लेन पे चढ़ के लटक के भी चले गए थे कई। पता नहीं वो लोग कहाँ गए। ऐसे कई लटक के तो कांग्रेस में भी चले गए। मुझे पता नहीं वो लीडर कहाँ चले गए, हवा में गए, बर्बाद हो गए, कि पता नहीं क्या हो गया। अल्लाह बेहतर जानता उनके बारे में। वो वक्त बताएगा, जब मैं सवाल करूंगा, जब जवाब में जब आएगा वो वक्त बताएगा कि वो सारे जो लटक के गए थे वो कहाँ है और इस वक्त कहाँ बैठे हुए। जी। फिलहाल जो है कर्नाटक में जो मुस्लिम लीडर्स हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं,
वो खामोश हैं सर। मसले कौम के वहीं का वहीं टिके हैं। सिर्फ एक भरोसा दिया था इलेक्शन के दौरान कि हम आएंगे, ये काम करेंगे, आपने भी बताया। नहीं, वो लोग दबा के नहीं बात कर सकते ना कांग्रेस में। जी उनमें उनकी चेयर का डर है, उनको खोने का डर है। जिसमें खोने का डर है वो सवाल कैसे कर सकता है? नहीं, तो मुझे क्या खोने का डर है? जी ना मुझे पाने की कोई लालच है, ना खोने का डर है। मैं तो सवाल करूंगा, लेकिन बस थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा सुधार लाना है कुछ चीजों में। और लाने के बाद में जब जंगे मैदान में उतरना हो तो पूरी तैयारी के साथ उतरना पड़ता। तो मुझे वक्त की कमी है। जी वक्त मांग रहा हूँ, वक्त आएगा, वक्त ही बताएगा, वक्त ही सब समझाएगा, वक्त से तुम समझ जाओ। तो कर्नाटक की अवाम से क्या मैसेज है आपका कि किस तरह से काम लें, क्या करें आने वाले दिनों में? गलतियां तो कई जगह हुई है जी और हम लोग सब उन्हीं गलतियों का नतीजा ये, जो हम इंसान भी है। तो ठीक है, ये इंसान की फितरत में गलतियां करना और माफी मांगना। जी और कुछ चुनाव के बारे में भी अगर कुछ गलतियां किए रहे तो मैं कर्नाटका के हमारे हम कौम से ये गुजारिश करता हूँ कि सब्र करें, इंतजार करें, पूरी तरह उनको आजमा ले। लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को भी आता है, जो कांग्रेस को चला गया वो जेडीएस को आता है, तो उसको भूला नहीं करते। उसको वेलकम करने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, इंशाल्लाह वेलकम करूंगा। जो वखार पहले मुसलमानों का था जेडीएस पार्टी में, एक बार मुसलमानों ने जो है ये बात आ रही है कि मुसलमानों ने जेडीएस पार्टी को धोखा दिया, क्या फिर से वापसी होने पर वही इज्जत बरकरार रहेगी, मुसलमानों की वही पोजीशन बरकरार ये रहेगी? जो आपने अल्फाज बोले, मुझे इस अल्फाज से सख्त नफरत है कि जेडीएस पार्टी को मुसलमान ने धोखा दिया। ये गलत बात है। जी इस बात का झगड़ा तो मैंने मेरे हाई कमांडों से भी कर लिया। अफलातुन खान मेरी पार्टी में, मैंने सबको निचोड़ के झिंझोड़ के छोड़ दिया ये अल्फाज के ऊपर। जी मैं कतई ये बार बात, तुमने कैसा बिहेव किया ऐसा मेरे कौम ने बिहेव किया पार्टी। जी ये बात ध्यान में रखें आप। ये भी ना बोले कि श्रीमान देवेगौड़ा को कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर जी और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी यही मुसलमान कौम का हाथ था। जी अगर ये कौम पूरी एक तरफ हो के अगर इनको नहीं जिताई होती तो ना ही ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बनते, ना ही ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते। जी वो एहसान जनता दल पे है। जनता दल के आज के लोगों को भी इस बात को मानना होगा। ये नहीं कह सकते कि मुसलमान कौम ने धोखा दिया है। तुमने शायद उनको निभाना नहीं आया, जी इसके लिए शायद मेरे कौम ने सबक सिखाई होगी। जी जो सबक सिखा सकती है तो एक अच्छी नसीहत भी दे सकती है, जी समझे ना, दुआ भी कर सकती है। वक्त का इंतजार करना तो आने वाले दिनों में मुसलमानों को वही इज्जत बरकरार मिलेगी जेडीएस Yes. पार्टी में जिस तरह से छोड़कर गए हैं? चाहिए। यस, वोट चाहिए, जी। तुमको इख्तियार चाहिए, पावर चाहिए, तो जाहिर इज्जत देना ही पड़ेगा। जी अगर आप लोग इज्जत नहीं देंगे तो बेगैरत कौम तो है नहीं। जी क्या आने वाले दिनों में इलेक्शन में इस तरह का अलायंस रहेगा सर? क्योंकि मुसलमानों में इंशाल्लाह। कंफ्यूजन है। इंशाल्लाह जी अगर अलायंस हो तो भी, ना हो तो भी, हमारा मकसद जो पहले से था वही है और वही रहेगा। जी मैं नहीं हूँ पार्टी में, क्या मेरे साथ में कोई दूसरा रवैया किया जा रहा है? जी इसकी मैं जिंदी मिसाल नहीं हूँ, मेरी गैरत नहीं है। आज नहीं देखे फ्रंट लाइन पे कौन बैठा था? देवेगौड़ा जी के साथ, श्रीमान कुमार स्टेट प्रेसिडेंट के साथ और नेशनल प्रेसिडेंट के साथ। जी तीसरा आदमी मैं ही बैठा था और कौन बैठा था? जी तो इस बात को समझना चाहिए ना। अगर मुसलमानों की इज्जत नहीं होती तो क्या आज मैं स्टेट पे उस जगह पे बैठता? जी तो ये एक एग्जाम्पल काफी है लोगों को समझने के लिए जी कि हाँ, आज भी मुसलमानों की इज्जत इस पार्टी में है। तो क्या आप मुसलमानों की एक मीटिंग करेंगे जेपी भवन में, सारे कर्नाटक मुख्तलिफ जिले से, डिस्ट्रिक्टों से मुसलमानों को जमाएंगे, फिर उनका ज़हन बनाएंगे आने वाले दिनों में? मैंने कहा मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। जी मसला यहाँ सिर्फ वक्त का है। जी वो वक्त को आने दो। जब जंग में उतरेंगे तो सभी जायज है, सब करेंगे। जब मस्जिद में जा ही रहे नमाज पढ़ने के लिए तो क्या सिर्फ फर्ज पढ़ के भाग के आएंगे? नहीं, सुन्नत भी पढ़ेंगे, नफिल भी पढ़ेंगे, फर्ज भी पढ़ेंगे, पूरी तरह इबादत करेंगे। नहीं है तो जाएंगे ही जी। नहीं, बस बात खत्म। जी। आने की भी है, मुझे अरमान भी है। इंशाल्लाह अगर आऊंगा तो पूरी तरीके से करूंगा। शुक्रिया साहब। तो ये थे मोहम्मद जफरुल्लाह खान, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। इनका कहना यह है कि आने वाले दिनों में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को ये जेडीएस में लाएंगे, वही इज्जत और बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में मुसलमानों को फिर से जो है जेडीएस पार्टी में पावर में लाने का काम करेंगे। तो देखना यह होगा कि जफरुल्लाह खान साहब ने जो बात की है वो अपनी बात पर कितना खरे उतरते हैं। बने रहिए न्यूज़ 4 के साथ ताजा तरीन जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।